हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने लेकर एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3 ऑफ रे ऑप्टिक्स। जी हाँ, पिछले 2 लेक्चर में हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द बेसिक्स एंड द कूलम्ब्स लॉ। तो अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी है तो पहले जा करके उन वीडियो को देखिए, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैट जो है एक टफ चैप्टर कंसिडर किया जाता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सारे लेक्चर ध्यान से अटेंड करेंगे तो यू फाइंड इट दैट इट इज़ वेरी इजी। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले मैं बता दूं, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ की एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, दिस इज आवर फर्स्ट टॉपिक। सी, कूलम्ब्स लॉ बेसिकली जो है एक द वेरी फर्स्ट लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, दो चार्जेस हैं हमारे पास Q1 and Q2. We have two charges Q1 and Q2 and they are separated a specific small distance r. So there is force of interaction between them which is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by r square. Q1 Q2 divided by r square, but that too is the scalar form. अगर वेक्टर फॉर्म हो तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इज द इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एंड दैट टू इज इन एसआई सिस्टम। इन सीजीएस सिस्टम इट विल बी Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये सारी बातें मैंने पिछले वीडियो में समझाई हैं, तो जा करके उस वीडियो को देखिए। If you want to grab the knowledge, make sure you will grab it perfectly. तो चलिए वेक्टर फॉर्म की अब डिस्कस करते हैं। तो देखिए, let us consider that the charge Q1 is at x1, y1 and z1 and Q2 is at x2, y2 and z2. Q1 जो है वो x1, y1, z1 पर है, Q2 जो है वो x2, y2, z2 पे है। And I can expect a small from you guys कि आप लोग जो है वेक्टर्स, आपको बेसिक वेक्टर्स आते होंगे। तो Q1 का पोजीशन वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 दैट इज x1 i कैप, y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अगर आपको नहीं पता ये x1, y1, z1 कहाँ से आया है तो उसके लिए आपको वेक्टर सीखने पड़ेंगे। जी हाँ, एंड आप वेक्टर जो है हमारी चैनल पे जो प्लेलिस्ट है बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, उसमें जाकर के आप सीख सकते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2, तो Q2 हो जाएगा x2 i कैप, y2 j कैप प्लस z2 k कैप। Yes, so these are the two position vector. Now if you want to calculate F12, F12 is force on charge 1, charge 1 due to charge 2। 1 के ऊपर 2 की वजह से कितनी फोर्स लग रही है, दैट इज F12। F21 फोर्स ऑन 2, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। तो सबसे पहले F12 की बात करेंगे। वेक्टर फॉर्म की हम लोग बात कर रहे हैं, एसआई सिस्टम में हम लोग बात करेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R21 स्क्वायर R21 यूनिट वेक्टर। अब मैंने R21 क्यों लिखा है? बिकॉज वी हैव टू चेक द डिस्टेंस ऑफ 2 फ्रॉम 1। 1 से 2 कितनी दूरी पे रखा हुआ है, सो दैट्स व्हाई इट इज R21। Similarly, f of 2 1 can be written as 1 upon 4 pi epsilon naught
Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 का स्क्वायर, R12 यूनिट वेक्टर, R12 यूनिट वेक्टर। जी हाँ, सो दीज आर द वैल्यूज। नेक्स्ट थिंग इज, लेट्स से आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन F12 को थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं। तो भाई F12 को आप कैसे लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, R12 को लिखेंगे R1 माइनस R2 स्क्वायर, R1, चलो अभी एक और बीच में स्टेप लिखते हैं, R21 स्क्वायर, एंड यूनिट वेक्टर को हम लिख सकते हैं R21 वेक्टर मॉड ऑफ R21, और F12 आपके पास बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R21 क्यूब R21 वेक्टर। दिस इज F12। सिमिलरली F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 क्यूब R12 वेक्टर। It's not like that we cannot expand R12 or R21. Yes, we could and eventually we will, but उससे पहले थोड़ा सा समझिए, अगर आप एक्सपेंड करते हैं R12 को तो वो हो जाएगा R2 माइनस R1, और ये आप लिखोगे x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, प्लस z2 माइनस z1 k कैप। When you take the cube R12 mod and cube, it will be x2 minus x1 cube, y2 minus y1 cube, plus z2 minus z1 cube। x2 minus x1 cube plus y2 minus y1 cube plus z2 minus z1 cube। इस तरीके से you will be able to understand. You will be able to understand. Next thing is, similarly, if I want to calculate R21, it will be R1 minus R2. So that is x1 minus x2 I cap, y1 minus y2 j cap, z1 minus z2 k cap, z1 minus z2 k cap, and if you calculate the cube of it, this will be x1 minus x2 का cube, sorry ये मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी है, स्क्वायर आएगा यहाँ पे और यहाँ पे आएगा क्यूब, स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर है, ये क्यूब। तो मैग्नीट्यूड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ यू कंपेयर R21 एंड R12, तो यहाँ पर है x1 माइनस x2, यहाँ पे x2 माइनस x1। तो मैं हमें जो है हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे हैं, R12 वेक्टर इज माइनस ऑफ R21 वेक्टर, और यहां से आ जाएगा F12 वेक्टर इज माइनस ऑफ F21 वेक्टर, F21 वेक्टर यहां से आ जाएगा। एंड समझिए, अब जो फोर्स है Q1 इस पे इधर फोर्स लगा रहा है तो Q2 इस पे इधर लगा रहा है, दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। आप ऐसा भी समझ सकते हो कि ये जो फोर्स है ये म्यूचुअल है, जितना फोर्स एक चार्ज दूसरे चार्ज पर लगा रहा है उतनी ही फोर्स दूसरा चार्ज पहले चार्ज पर लगा रहा है। दैट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। ये कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म है, बिल्कुल आसानी से जो है बिल्कुल सिंप्लीफाई करके हमने दिखा दी है। अब अगर आप समझना चाहते हैं कि ये कहाँ से आया है, तो वीडियो को पॉज करके जो है आप लोग इसको नोट कीजिए, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स। अब पॉज करके भाई नोट्स अपने खुद से बनाइए, बिकॉज it will be very very beneficial for you, and according to a survey
If you read something 3 times, if you write something for just 1 time, the impact will be equal. So it's better when you study something, when you learn something, develop a habit of writing down the important points, and we call it as note making. Now let us consider a origin. I have considered an origin, and these are the 2 charges, Q1, Q2, and like this. Q1 has coordinate x1, y1, z1. Q2 has coordinate x2, y2, z2. I am considering this and this. So for me, this is R1, that is R2. If I am going from Q1 to Q2, for me it is R21, and either it is R12. Now see, using triangle's law. Using triangle's law, if I am going to calculate, see, R1 plus R21 is equals to R2. R1 plus R21 is equal to R2, and from here, oh, I'm sorry, I have just make the wrong image. This is R12, this is R2. So this will be R1 plus R12. So R12 will be R2 minus R1. Triangle law. R1 and R12. If two sides of a triangle are represented by the, if two vectors are represented by the 2 adjacent side of a triangle, then their resultant, उनका जो resultant है वो represent करेगा third side but in opposite order. And if I want to calculate R21, see, R2 plus R21 is equals to R1, and R21 will be R1 minus R1 माइनस R2. तो इस तरीके से जो है आप लोग वेक्टर लॉ की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं. दैट टू यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग द वेक्टर लॉ. चलो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं. आपको चीज़ों जो हैं समझ आनी चाहिए बिल्कुल. तो विद दैट मोटिव इन माय माइंड, नाउ आई एम ट्राइंग टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल. एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. चलिए लेट्स स्टार्ट. एप्लीकेशन पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स. फिजिक्स के अंदर एप्लीकेशन पार्ट बहुत ज़रूरी है. आपको थ्योरी आती है, इट्स वेरी गुड, बट इफ़ यू नो द एप्लीकेशन पार्ट इट्स बेटर. 4 कूलम चार्ज रखा हुआ है 1 2 3 पर, एंड 9 कूलम चार्ज रखा है 5 3 7 पर. अब इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैलकुलेट करना है. कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले समझिए, I'll try to do each and every step. थोड़ा आपको लेंदी लग सकता है, बट स्टार्टिंग में समझिए. दिस इज 4 कूलम 1 2 3. दिस इज 9 कूलम 5 3 7. एक 4 कूलम है 1 2 3, एक 9 कूलम है. चलो 2 मिनट भाई पानी पी ले फिर पढ़ाता है. हाँ जी, 9 कूलम 4 कूलम 1 2 3, 9 कूलम 5 3 7. अब यहाँ से मुझे फाइंड आउट करना है R21, क्योंकि इससे इधर जाना है. तो अगर मैं R21 फाइंड आउट करता हूँ तो दैट विल बी R1 माइनस R2. और अगर मैं R12 फाइंड आउट करता हूँ तो R2 माइनस R1. ये मेरे पास आएगा -4i माइनस j माइनस 4k. ये मेरे पास आएगा 4i प्लस j प्लस 4k. जब आप मैग्नीट्यूड लोगे R12 का या R21 का मैग्नीट्यूड विल बी द सेम. So that comes out to be 16 plus 1 plus 16 under root 33. Next thing, यहाँ पर अब देखिए जरा, यहाँ पर
अब आपके पास ये जो है, आपने जो फोर्स कैलकुलेट करनी है, अगर आपने 1-2 कैलकुलेट करना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 कूलम 9 कूलम √33 स्क्वायर, और ये आपके पास आ जाएगा यूनिट वेक्टर कितना, -4i कैप -j कैप -4k कैप डिवाइडेड बाय √33, दैट इज द यूनिट वेक्टर। F12 की जो वैल्यू आएगी 1/4 पाई की आप डायरेक्ट वैल्यू रखिए इंटू 36 डिवाइडेड बाय 33 √33 एंड इंटू वेक्टर -4i -j -4k कैप। तो यहां से आप कैंसिल कर सकते हैं 11 12। F12 की वैल्यू आपके पास आई है ये। F21 में ये सारा पॉजिटिव आएगा। F21 के अंदर दिस ऑल विल कम एज पॉजिटिव, ये सारा का सारा जो है पॉजिटिव आएगा। अच्छा, अब ये कूलम्स लॉ था। सबसे पहली बात, ओनली एप्लीकेबल टू एक्सटेंडेड चार्ज, सॉरी ओनली एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्ज, केवल पॉइंट चार्ज पर ही एप्लीकेबल है। ओनली एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्ज, केवल पॉइंट चार्ज पर ही एप्लीकेबल है। पॉइंट नंबर 2, इट इज एप्लीकेबल इफ either one or both the charges are at rest। या तो भाई दोनों के दोनों, या तो एक चार्ज रेस्ट पे हो तभी ये एप्लीकेबल है, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट थिंग इज, अब कुछ और इंपॉर्टेंट बातें, it obeys inverse square law। it obeys inverse square law। inverse square law को जो है ये ओबे करता है। inverse square law को जो है ये ओबे करता है। जी हाँ, बहुत ध्यान से आप देखेंगे। inverse square law से क्या मतलब है ये भी थोड़ा समझिए, कि अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं, ये फोर्स है, ये डिस्टेंस है, तो ऐसे जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगा चार्जेस के बीच, फोर्स जो है वैसे वैसे कम होगी, वैसे वैसे कम होगी जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, electric force is always attractive, electric force can be attractive भी हो सकती है and can be repulsive भी हो सकती है। अगर एक जैसे चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस repel each other and unlike charges attract each other। जो एक जैसे चार्जेस हैं वो रिपेल करेंगे, पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव को रिपेल करेगा। जो लाइक चार्जेस हैं, अनलाइक हैं, वो अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को। सो दैट इज द होल कंटेंट रिलेटेड टू कूलम्स लॉ। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। A charge Q is divided
a charge q is divided into two parts such that when they are placed a specific distance, the force between them is maximum. Calculate the magnitude of both charges. Calculate the magnitude of both charges. दोनों के दोनों जो चार्जेस हैं उनका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। दोनों के दोनों जो चार्जेस हैं उनका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन, अब लेट अस कंसीडर one charge is q and other is q minus q। मैंने दोनों चार्ज कंसीडर कर लिए, एक स्मॉल q और दूसरा कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। अब उनके बीच जो फोर्स होगी वो कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q माइनस q इंटू q अपॉन r स्क्वायर। फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, we have to calculate the derivative df by dq. So d by dq is 1/4 pi epsilon naught q minus q upon r square, and put that derivative equals to 0. उस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल हम लोग पुट कर देंगे और यहाँ से df by dq की क्या वैल्यू आ जाएगी? आपने कांस्टेंट टर्म सारी बाहर निकाल दी और ये बचा q इंटू q माइनस q। डेरिवेटिव d by dq of कैपिटल Q इंटू Q स्क्वायर एंड दैट टू इक्वल टू 0। तो ये बच जाएगा Q माइनस 2Q इक्वल टू 0 और Q इज इक्वल्स टू Q बाई 2। जब दोनों को हाफ हाफ कर दिया, देन वी गॉट द, एक Q है तो Q माइनस Q कितना? Q माइनस Q बाई 2, वो भी Q बाई 2। जब दोनों चार्जेस को हमने हाफ हाफ कर दिया तब उनके बीच जो फोर्स थी दैट कम्स आउट टू बी मैक्सिमम। तब उनके बीच जो भी फोर्स आई वो क्या थी? वो मैक्सिमम थी। वो मैक्सिमम फोर्स थी जो भी फोर्स उनके बीच जो है आई है, So that was regarding the vector law. You should know how to calculate the vector form. मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर आपको किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? पोजीशन वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल करना है। एक चार्ज रखा है 1 0 1 पे, एक चार्ज रखा है 2 1 3 पर। अब इनके बीच फोर्स बतानी है। फोर्स तो आप कर लोगे कैलकुलेट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी 1 नैनो कूलम रखा है, यहाँ चलो 2 नैनो कूलम रखा है, तो ये आ जाएगा 1 नैनो कूलम -9, 2 नैनो कूलम 10⁻⁹। यहाँ पर आपके पास मैग्नीट्यूड निकालना है क्योंकि आपने
तो आपको जो है पोजीशन वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल 1 माइनस 0 3 माइनस 1 का स्क्वायर और इस पूरे का आ जाएगा स्क्वायर। तो जब आप वैल्यू पुट करोगे 10 रेज़ टू द पावर 9 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, अब कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, 1 + 1 2 + 4 6। तो f की वैल्यू आई है 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9। ये आपके पास आंसर है। आई होप कूलम्स लॉ आपको समझ आया होगा। एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, पूछा जा सकता है बोर्ड्स के अंदर। देखिए मेन फोकस इन लेक्चर्स का बोर्ड एग्जाम है, पर ऐसा नहीं है कि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो नहीं पढ़ सकते। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न ये है, क्योंकि अगर आप ये लेक्चर देख करके आगे अपनी कंपटीशन की तैयारी शुरू करते हैं तो आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे, क्योंकि छोटी से छोटी बात जो है वो मैं कवर कर रहा हूँ। इसलिए मैंने 3 लेक्चर तक सिर्फ और सिर्फ कूलम्स लॉ ही पढ़ाया है। तो लेक्चर नंबर 4 में हम लोग, मैंने आज सोचा था कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करेंगे, बट नहीं, ये लेक्चर में नहीं करेंगे, वो अगले लेक्चर में करेंगे। उसका रीज़न ये क्योंकि साथ साथ मुझे उसके न्यूमेरिकल्स भी आपको बताने पड़ेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वी आर गोइंग टू डू इन लेक्चर नंबर 4। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, बिकॉज दैट इज माई प्रॉमिस टू यू that you will get amazing content on this without anything return in asking for a return। बिना कुछ बदले में आपसे कुछ नहीं सिवाय सब्सक्राइब बटन। ठीक है जी। So see you in the next video. Till then keep studying, keep working hard. Thank you so much and jai